गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है सब कुछ। चलो तो डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स पिछले 3 वीडियोस, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के पिछले 3 वीडियोस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर थे, जिनका अपने आप में बहुत ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंस है। तो पिछले 3 वीडियोस अगर नहीं देखें तो गाइस उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, वो बहुत काम में आने वाले। आज का वीडियो अगेन ट्रेंड्स के ऊपर है, और ट्रेंड्स आप लोग सब जानते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इन ट्रेंड्स से ही क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी यहीं से आते हैं। तो गाइस आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स। यूजुअली आपको आपकी किताब में ऐसा देखने को मिलेगा कि जो आपके ट्रांजिशनल मेटल्स होते हैं उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऐसा लिख सकते हैं, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो गाइस ये टॉपिक आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, शानदार ट्रिक देने वाला हूं, और मेरे गुलजारी लालो, और तुमको बहुत मजा आएगा। और शुरू करते हैं, चलो। तो देखो पहले मैं ऐसे शुरू करूंगा टाइटेनियम से। टाइटेनियम का पहला हैलाइड TiX2। देखो अभी बात समझते चलो। अगला हैलाइड TiX3, अगला हैलाइड TiX4। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम की तरफ चलते हैं। VX2, VX3, VX4। VX4 के बाद VF5। यहां पर आप देखो, ये मैंने VF5 लिखा, X नहीं लिखा। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, मजा आएगा। टाइटेनियम के बाद कौन आता है, वेनेडियम। वेनेडियम के बाद क्रोमियम, तो CrX2, CrX3, CrX4, देन CrF5 फ्लोरीन, एंड CrF6। देखो बिल्डिंग बनती जा रही है, बिल्डिंग बढ़ गई। चौथे माले के बाद पांचवा माला और छठा माला आएगा, तो वो फ्लोरीन की वजह से ही आएगा। आप मेरी भाषा समझना, मजा आएगा इसको समझने में। देन इसका आता है MnX2, MnF3, MnF4। दैट्स इट। यहां पर भी पहले दो, यानी ऊपर के दो फ्लोरीन हो जाएंगे। देन फ्लोरीन, मैग्नीज का कौन आएगा, आयरन, तो FeX2 एंड FeX3। फिर कोबाल्ट, COX2, COF3। फिर कोबाल्ट के बाद कौन आएगा, निकल, NiX2, बस NiX2, दैट्स इट। फिर इसके बाद कौन आएगा, कॉपर, तो CuX2, CuX। तो यहां पर आप देखो, मैंने इन सभी लोगों के यहां पर नाम लिखे। मैंने यहां पर जिंक नहीं लिखा, वैसे जिंक भी ZnX2 के फॉर्म में आएगा। तब आप यहां पर देखो, अगर मैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहां पर मेंशन करूं, तो यहां पर एक हेलोजन है, यानी यहां पर कॉपर का हो जाएगा +1, +2, +3, +4, +5 एंड +6। यहां पर आप वेनेडियम जब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तब वो सिर्फ फ्लोराइड के साथ होगा। क्रोमियम जब +6 या +5 में होगा। वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और कोबाल्ट
ये लोग जब अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तो सिर्फ फ्लोराइड के साथ ही स्टेबल होंगे। मतलब अगर आप इमेजिन करो कि फ्लोरीन नहीं हो यहां पर क्रोमियम के साथ, तो क्रोमियम कभी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाएगा। वेनेडियम के साथ अगर फ्लोरीन ना हो तो ये सिंपल हैलाइड्स है। ये क्या बनाए हम लोगों ने यहां पर एक सिंपल हैलाइड्स बनाया। मैं ऑक्सो हैलाइड्स नहीं बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल हैलाइड्स। तो ये सिंपल हैलाइड्स में वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और कोबाल्ट जब अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, क्रोमियम +6 में, वेनेडियम +5 में, मैंगनीज या तो +4 में या तो +3 में और कोबाल्ट +3 में, जब ये इन फॉर्म्स में होंगे तब ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही क्या होंगे, स्टेबल फॉर्म में होंगे। इसके अलावा आपको अगर यहां पर मैंगनीज के साथ में क्लोरीन जोड़ना हो तो वो पॉसिबल नहीं है। मैंगनीज के साथ ब्रोमीन या आयोडीन भी पॉसिबल नहीं है। इन स्पेसिफिक पॉइंट को देखकर आपके मन में क्या सवाल आया, सर ऐसा क्यों? सिर्फ फ्लोरीन में ही वो पावर है क्या कि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर सके? तो हां, तो इसका जवाब यही है दैट फ्लोरीन क्या है, बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन ऑब्टेन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ अ मेटल। किसी एक मेटल में से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की ताकत, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की ताकत फ्लोरीन में होती है। ठीक है, और आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर मैंगनीज तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक दिखाता है, लेकिन मैंगनीज +7 कब दिखाएगा, जब उसके साथ में फ्लोरीन तो हो लेकिन ऑक्सीजन भी हो, मतलब वहां पर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब मैंगनीज में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो ये जो आपके सामने टेबल बना है, ये इनके सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि हेलोजन के साथ आपको दिखाई पड़ते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? 1 मिनट जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक और जरूरी पॉइंट इसके बारे में बताऊंगा, बट बिफोर दैट टेक द स्क्रीनशॉट। आगे चलें, चलो अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि चलो हम ये समझ गए कि जो बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ आती है, वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ आती है। टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम तक आपको नंबर ऑफ हैलाइड्स बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर में ये वापस क्यों घट गए? क्योंकि बेटा देखो, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनके अंदर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स घट रहे हैं। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स घट गए तो हैलाइड तो रिएक्शन कर नहीं पाएगा। तो आफ्टर मैंगनीज, आयरन में, कोबाल्ट में, निकल में, कॉपर में और इसके बाद जिंक में, मैं आपको यहां पर जिंक का भी लिख देता हूं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको हमेशा ये ZnX2 दिखाई देगा। तो कॉपर में और जिंक में आप देखो आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन दिख रहा है। तो ये वही जवाब है जो हम पढ़ के आए थे ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑन गोइंग टूवर्ड्स द मिडिल ऑफ द ग्रुप, ऑन गोइंग टूवर्ड्स द मिड ऑफ द 3D सीरीज, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ रहा था, और उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स घट गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी घट गया। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसके अंदर? मैंगनीज सिंपल हैलाइड्स के साथ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 5, 6 और 7 के लिए वो अकेला फ्लोरीन में इतनी ताकत नहीं है, उसको फ्लोरीन को ऑक्सीजन की मदद लेनी पड़ेगी, वो मैं आपको कुछ देर बाद समझाऊंगा।
वो मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा, वो हम देखेंगे। लेकिन अभी जब आप सिंपल हैलाइड की बात करोगे तो यही चीज पॉसिबल है। तो सर मैग्नीज और क्रोमियम में क्यों डिफरेंस है? क्रोमियम में तो 6 फ्लोरीन जुड़ गए, मैग्नीज में क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि बेटा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो एटॉमिक साइज भी तो डिक्रीज हो रहा है भाई। क्रोमियम और मैग्नीज तक फिर जाकर एटॉमिक साइज डिक्रीज होने लगता है ना, ऐसा ट्रेंड चलता है। टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन कोबाल्ट निकल का बराबर, फिर कॉपर का थोड़ा ज्यादा और फिर जिंक का ज्यादा, एक ऐसा कर्व चलता है ना, पहले डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज होता है। तो बेटा मैग्नीज आयरन कोबाल्ट का साइज छोटा हो गया, साइज छोटा होने की वजह से मैग्नीज का न्यूक्लियस भी पावरफुल है। मैंने आपको बताया था मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एकदम कम हो जाता है। कारण क्योंकि मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है और उसका न्यूक्लियस पावरफुल है, तो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखता है, तो फ्लोरीन को तकलीफ होती है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में। इसलिए अकेला फ्लोरीन या 4 फ्लोरीन मिलकर जितने इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे उतने निकाल लेंगे, बाकी इनके बस में नहीं है। यानी 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन निकालना अब अकेले फ्लोरीन की बस की बात नहीं, क्योंकि मैग्नीज का साइज एकदम से छोटा हो गया, मैग्नीज का एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में आगे बढ़ते हो एटॉमिक साइज कम होता है, तो एटॉमिक साइज कम होना, न्यूक्लियस का मोर पावरफुल होना, इसके नंबर ऑफ हैलाइड्स को कम कर देता है, यानी फ्लोराइड्स को कम कर देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए अब एक ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक क्या लिखेंगे? 3 3, क्या लिखा? 3 3, फिर 1 2, फिर क्या लिखा? 1 2। ट्रिक सीखना, ट्रिक बता रहा हूं मैं। 3 3, 1 2 1 2, 3 3, 1 2 1 2, 3 3 1 2 1 2। ठीक है सर, समझ गया। अब आगे आगे ये है कि टीवी फेंकी निखिल की चुपचाप चुपचाप। क्या बोला मैंने? टीवी फेंकी निखिल की, टीवी फेंकी निखिल की चुपचाप चुपचाप। समझ गए क्या बोला मैंने? क्या सिखाया मैंने? टीवी फेंकी निखिल की चुपचाप चुपचाप। समझ में आ रही बात? आगे बढ़े, फिर याद करेंगे। 2 4 3 2 2 1। फिर क्या याद रखेंगे? 2 4 3 2 2 1, 2 4 3 2 2 1, 2 4 3 2 2 1। चलो बोलो, 2 4 3 2 2 1। जैसे पिन कोड नहीं होता 453441, वैसे 2 4 3 2 2 1, 2 4 3 2 2 1। याद कर लिया? चलो अब टाइटेनियम, वेनेडियम, आयरन, निकेल, कॉपर, कॉपर। अब आप ये समझ ही गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये ऊपर वाला जो मैंने लिखाया, ये मैंने आपको लिखाया हैलाइड। नीचे वाला जो मैंने लिखाया, ये लिखाया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखना मैं क्या करने वाला हूं। टाइटेनियम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, टाइटेनियम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, कौन सा है? ये वाला। इसके ऊपर मैं लिखूंगा 3, 1 2 3। तो आप इसको ऐसा भी याद कर सकते हो
3 3 1 2 1 2। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है सर, वेनेडियम ऑक्सीडेशन नंबर 4 वाले के ऊपर क्या लिखना है? 1। ठीक है सर, लिख दिया। आगे बढ़ो। आयरन ऑक्सीडेशन नंबर 3 वाले पर क्या लिखना है? 1। ठीक है सर, लिख दिया। आगे बढ़ो। निकेल ऑक्सीडेशन नंबर 2 वाले पर क्या लिखना है? 2। आगे बढ़ो। कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर वाले 2 पर क्या लिखना है? 2। लिख दिया सर। आगे बढ़ो। कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर 1 वाले पर क्या लिखना है? 3। ठीक है सर, आगे बढ़ो। अब इनका क्या मतलब है प्यारे बच्चों? इसको 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 और इसको छोड़कर बाकी जितनी जगह पर आपको ये TiX3 दिख रहा है, ये दिख रहा है, या मैं ऐसा गोल कर देता हूं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये इसको गोलू गोलू कर देते, गोलू गोलू, ए गोलू गोलू, ए गोलू, ए गोलू, ए गोलू, ए गोलू, गोलू गोलू। ये जितने गोलू गोलू दिख रहे हैं ये सभी में X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब जिनको मैंने गोल कर रखा है ये सब फ्लोराइड भी बना सकते हैं, क्लोराइड भी बना सकते हैं, ब्रोमाइड भी बना सकते हैं और आयोडाइड भी बना सकते हैं, सिवाय इन नीले नीले डब्बों के। नीले नीले डब्बों में जो हेलाइड फंसा है वो सारे हेलाइड नहीं बनाएगा, मतलब टाइटेनियम, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड सब नहीं बना सकता। वेनेडियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के साथ इस टाइप का हेलाइड कभी नहीं बना सकता। आयरन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के साथ ये FeX3 टाइप का हेलाइड नहीं बना सकता। निकल, कॉपर, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड चारों के साथ इन टाइप्स के हेलाइड्स नहीं बना सकते। इनको छोड़कर ये COX2, यानी COX2 आपको कैसा दिखेगा? फॉर एग्जांपल COF2, COCl2, COBr2, COI2 सभी पॉसिबल है, बाकी सब में सभी पॉसिबल है, सिवाय किनको छोड़कर? ये नीले नीले डब्बों को छोड़कर। समझ में आया क्या छोटे? बोल तेरे मगज में आया क्या? ठीक प्यारे बच्चों, देख लो इनको आराम से, ध्यान से, आराम से देख लो। चलो अब मैं आपको बताता हूं ये इस X के ऊपर 1 का क्या मतलब है। यानी ये और ये, यानी ये फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन पॉसिबल है, आयोडीन नहीं। यानी अगर किसी X के ऊपर 1 है यानी आपका आयरन FeCl3, FeF3 और FeBr3 बना सकता है, लेकिन FeI3 पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वेनेडियम VF4, VCl4 और VBr4 बन जाएगा, लेकिन VI4 नहीं बनेगा। अगर हेलोजन के ऊपर आपको 2 दिख रहा है, कहा? यहां यहां, तो यहां पर फ्लोरीन और क्लोरीन ही पॉसिबल है, ब्रोमीन और आयोडीन पॉसिबल नहीं है। यानी NiF2 और NiCl2, CuF2 और CuCl2, आपको कभी CuBr2 या CuI2 देखने को नहीं मिलेगा। और जब हेलोजन के ऊपर ये 3 आ जाए तो इसका क्या मतलब है? मतलब एक ये और एक ये, यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पॉसिबल है, लेकिन यहां पर फ्लोराइड पॉसिबल नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस ट्रिक की मदद से आप ये पूरी पिक्चर सॉल्व कर सकते हो
आप पूरा पूरा बता सकते हो कि कौन सा हैलाइड पॉसिबल है, कौन सा हैलाइड पॉसिबल नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर ये फर्स्ट वाले में आयोडीन क्यों नहीं? चलो मैं आपको इसका जवाब देता हूं। आयरन का एटॉमिक साइज छोटा हो गया, आयरन का एटॉमिक साइज छोटा है लेकिन आयोडीन का साइज बड़ा है। तो एक छोटा सा फ्लोरीन, बहुत छोटा, और उसमें भी इसके ऊपर +3 चार्ज है, मतलब +3 चार्ज मतलब एटम के मुकाबले ये +3 चार्ज वाला फ्लोरीन और छोटा हो गया। तो इतना छोटा फ्लोरीन 3 बड़े बड़े आयोडीन के साथ नहीं जुड़ सकता, वो स्टेबिलिटी आएगी नहीं। समझ में आ रहा है? छोटा सा फ्लोरीन 3 बड़े बड़े आयोडीन को रख ही नहीं सकता। एक छोटे से फ्लोरीन के आसपास अगर आप 3 बड़े बड़े आयोडीन रखोगे तो वो 3 बड़े बड़े आयोडीन में आपस में इतना जोरदार रिपल्शन होगा कि वो दूर चले जाएंगे। समझना बात को कैसे, देखो एक डायग्राम बनाकर बताता हूं। यहां देखो, ये तुम्हारा छोटा सा फ्लोरीन है, सॉरी ये तुम्हारा छोटा सा आयरन है Fe3 पॉजिटिव के फॉर्म में। इसके बाद में एक बड़ा आयोडीन यहां आ गया, एक बड़ा आयोडीन यहां आ गया और एक बड़ा आयोडीन यहां आ गया। अब देखो ये आयोडीन इतना बड़ा है, ये आयोडीन इतना बड़ा है और ये आयोडीन इतना बड़ा है कि इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करने लगे हैं? रिपल्शन। और ये रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, और जब ये दूर जाएंगे तो ये एटम बनना, ये मॉलिक्यूल बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां वाले केस में आयोडीन पॉसिबल नहीं है। 2 वाले केस में तो ब्रोमीन और आयोडीन दोनों पॉसिबल नहीं है। तो 2 वाला केस कहां है? देखो, एक तो तुम्हारा निकल और एक तुम्हारा कॉपर, दोनों ही बेहद छोटे हैं, दोनों का साइज ही काफी छोटा है। दोनों का साइज छोटा होने की वजह से यहां पर ब्रोमीन आयोडीन नहीं लग पाएंगे, और 3 वाले में फ्लोरीन नहीं लग पाएगा, 3 वाले में फ्लोरीन नहीं लग पाएगा। तो गाइस हमेशा ध्यान रखना, जिस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट छोटा होता है, जैसे टाइटेनियम और कॉपर, देखो कॉपर में तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और टाइटेनियम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब कभी भी, इनफैक्ट यहां पर भी आप देखिएगा, ये जो छोटे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले लोग होते हैं ना, इनमें कभी भी फ्लोरीन स्टेबल होता ही नहीं है। फ्लोरीन हमेशा उन जगह पर, उन मेटल में स्टेबलाइज होता है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो। जैसे यहां मैंने आपको बताया है, यहां 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 यहां, इनफैक्ट यहां पर टाइटेनियम में यहां पर, यानी जो बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, फ्लोरीन हमेशा वहीं स्टेबलाइज होता है। कारण क्योंकि वहां पर मल्टीपल फ्लोरीन जुड़ सकते हैं। यहां पर 6 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, मल्टीपल फ्लोरीन जुड़ेंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। लेकिन जब ऑक्सीडेशन स्टेट छोटा हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट छोटा हो जाता है तो फ्लोरीन आमने सामने आ सकता है, इसलिए वहां पर रिपल्शन की स्थिति क्रिएट हो सकती है। इसलिए क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन कभी स्टेबल नहीं होता, फ्लोरीन हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। इसीलिए जहां पर ये 3 लगाया, यानी कॉपर वाला केस तो हमेशा पॉसिबल है, और टाइटेनियम वाला केस, यहां पर फ्लोराइड आपको कभी भी डाइफ्लोराइड के फॉर्म में कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले जरा इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें और कुछ जरूरी आठू बातें सिखाता हूं। पहले इसको जरा नोट करो। मेरा प्यार प्यारा बकुड़ो हो गया, मेरे गुलगुलो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बोलू बच्चों, क्या हो गया? डर लग गया? अबे इजी है, डर क्यों रहे हो? कोई चिंता नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? चलो शाबाश, अब मैं आगे चलता हूं। चलो अब मोदी की आवाज नहीं निकालेंगे भैया, कंट्रोवर्सी हो जाती है कभी कभी। बच्चे मुझे डांटते हैं और मुझे बोलते हैं आप भक्त हैं। ऐसा कुछ नहीं है रे बच्चों, मैं तो एक आर्टिस्ट हूं, किसी की भी नकल कर सकता हूं, भले ही वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं गाइस। पहला पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम +4, वेनेडियम
+5, क्रोमियम +6 एंड मैग्नीज +7 इंक्रीजेस विथ हैलाइड्स। आपने देखा टाइटेनियम फ्लोरीन के साथ TiF4 शो कर रहा है, वेनेडियम फ्लोरीन के साथ VF5 शो कर रहा है, क्रोमियम फ्लोरीन के साथ CrF6 शो कर रहा है, एंड यहां पर मैग्नीज फ्लोरीन के साथ Mn+7 शो नहीं करता, बट मैग्नीज शोज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सो हैलाइड्स। यानी यहां पर मैग्नीज का एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या मैग्नीज हेलोजन के साथ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, तो आप जवाब देंगे नहीं, वो करता है, बट वो किसके साथ करता है? ऑक्सो हैलाइड के साथ। यानी जब वो ये कंपाउंड बनाएगा MnO3F, जब ये ऑक्सो हैलाइड बनेगा तब यहां पर मैग्नीज पर नो डाउट आपको +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। यानी जब आप टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम, क्रोमियम से मैग्नीज की तरफ बढ़ते हो तो हैलाइड्स के साथ इनके ऑक्सीडेशन स्टेट लगातार बढ़ते हैं, एंड देन डिक्रीजेस आफ्टर मैग्नीज। आप खुद देखते हो मैग्नीज के बाद आयरन 3 और 2, देन आपका कोबाल्ट 3 और 2, निकल सिर्फ 2, कॉपर 2 and 1 एंड जिंक 2। उसके बाद फिर क्या होता है? ये डिक्रीज होने लग जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द हैलाइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल द हैलाइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे यहां पर देखो क्रोमियम +6, वेनेडियम +5, टाइटेनियम +4, उधर कोबाल्ट +3, all the halides in higher oxidation state are always stable in their fluoride forms, यानी अगर आपने कोई हैलाइड बनाया है और वो हैलाइड उस मेटल के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे क्रोमियम का +6, वेनेडियम का +5, टाइटेनियम का +4, कोबाल्ट का +3, तो वो हमेशा कौन से फॉर्म में होगा? उसके फ्लोराइड फॉर्म में ही होगा। इसका गाइस रीजन आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट रीजन लिखवा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। इसका रीजन होगा, पहला is due to high lattice enthalpy। क्या मतलब? मतलब यहां पर जब फ्लोरीन किसी मेटल को या किसी मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो उसमें से इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेगा जितने पॉसिबल हो। जैसे क्रोमियम में से 6, वेनेडियम में से 5, टाइटेनियम में से 4। इस वजह से क्या होगा? जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी वजह से तुम्हारे मेटल आयन का साइज छोटा हो जाएगा। भाई अगर फ्लोरीन उससे सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो उसके आयन का साइज छोटा हो जाएगा। हम लोग सब जानते हैं कि एटम के मुकाबले कैटायन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, और अगर आप उस कैटायन में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो उसका साइज और छोटा हो जाता है। तो आपके इस कैटायन का साइज छोटा हो गया और फ्लोरीन का साइज भी छोटा ही है, लेकिन फ्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उसका साइज थोड़ा बढ़ गया। तो यहां पर ये कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जैसे तुम्हारा क्रोमियम है और ये तुम्हारा फ्लोरीन है, फिर ये तुम्हारा फ्लोरीन है तो ये तुम्हारा क्रोमियम है, फिर ये तुम्हारा फ्लोरीन है तो ये तुम्हारा फ्लोरीन, तुम्हारा मतलब फ्लोरीन है तो तुम्हारा क्रोमियम है, फिर ये तुम्हारा फ्लोरीन तो ये तुम्हारा क्रोमियम, फिर ये तुम्हारा फ्लोरीन। तो आप देखो यहां पर क्या हुआ है, बहुत टाइटली पैक हो गए।
ये बहुत टाइटली पैक होगा एक दूसरे के साथ, क्योंकि छोटे छोटे हैं, ये हाईली पॉजिटिव, ये हाईली नेगेटिव फ्लोरीन और ये हाईली पॉजिटिव क्रोमियम। तो इनका जो लेटाइस बनेगा, इनका जो ये अरेंजमेंट हो रहा है, 3 डायमेंशनल इनका जो अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग लेटाइस बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। और जब लेटाइस स्ट्रांग होता है तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। और इसी वजह से, यानी फ्लोरीन के छोटे साइज होने की वजह से, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, और आपके मेटल आयन पर हाईली पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से और साइज छोटा होने की वजह से इनका लेटाइस बहुत मजबूत बनता है। मतलब इनकी लेटाइस इंथैल्पी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इनकी लेटाइस इंथैल्पी बहुत बहुत ज्यादा हाई हो जाती है ड्यू टू वेरी हाई लेटाइस इंथैल्पी एंड हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। भाई जब आप इसके बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करोगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और क्रोमियम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ये तो मेटल है, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे और फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। तो इससे अच्छी कंडीशन क्या होगी कि फ्लोरीन वर्ल्ड का बेस्ट भिखमंगा है, फ्लोरीन वर्ल्ड का बेस्ट भिखारी है, एक इलेक्ट्रॉन खटाक से खींच लेगा। और तुम्हारे मेटल तो चाहते ही कि इलेक्ट्रॉन ले लो ले लो ले लो, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा बहुत मजबूत बनेगा। तो इन 2 कारणों की वजह से आपका जो फ्लोराइड है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा। तो एक रीजन और ये भी लिख लो, देन वाई इन नॉट या वाई नॉट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड्स आर स्टेबल, फ्लोराइड्स आर स्टेबल, वाई दे आर नॉट स्टेबल इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो प्यारे बच्चों सीधी सी बात समझना, तुम्हारा जो मेटल है वो जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल का साइज छोटा हो जाएगा, यानी कैटायन का साइज छोटा होता है। और इतने छोटे कैटायन के पास जब तुम्हारे फ्लोरीन आएंगे तो यहां पर एक तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, कुछ ज्यादा एक करीब आ जाने की वजह से एक तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। दूसरा रीजन क्या है कि यहां पर जो तुम्हारा मेटल है भाई उसके आसपास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। हमने क्या सीखा था, मेटेलिक बॉन्डिंग जब होती है तो आसपास कर्नल के आसपास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। तो जब कम फ्लोरीन जाएंगे तो एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आप मेरी बात समझिए, जैसे क्रोमियम, क्रोमियम के आसपास इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है इस क्रोमियम के कर्नल के आसपास। एक फ्लोरीन आया उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, दूसरा फ्लोरीन आया उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह कि जो तुम्हारा फ्लोरीन है इस फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब बड़ा हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हो गया। इस फ्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हो गया। अब इस मेटल के बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन, इस क्रोमियम के बचे हुए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस पर क्या क्रिएट करेंगे, लगातार एक रिपल्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होते हैं और तुम्हारा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी नेगेटिव है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। तो ये हाई रिपल्शन होने की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये लेस स्टेबल होते हैं, बिकॉज या ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। लेकिन यहां वाले केस में क्या है, क्रोमियम ने मामला ही खत्म कर दिया। यहां वाले केस में क्या हुआ, क्रोमियम के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इस कर्नल के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन थे, सारे फ्लोरीन आए इलेक्ट्रॉन खींच गए, सारे फ्लोरीन आए इस ससुरे के इलेक्ट्रॉन खींच गए, सारे फ्लोरीन आए इसके इलेक्ट्रॉन खींच गए। अब भले इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हो जाए, लेकिन अब इस क्रोमियम के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो इन पर रिपल्शन क्रिएट कर सके। तो क्या होता है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के साथ पेयर्ड होकर पेयरिंग में चले जाते हैं। तो इस वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है, बट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं होता, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सच रिपल्शन।
क्या ये बात समझ में आ रही है? नोट करो जरा, इसको नोट करो। ठीक है गाइस, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इतने के अंदर? पहले दूसरे पॉइंट में कोई प्रॉब्लम? ये पॉइंट बहुत जरूरी था तो मैंने आप लोगों को ऐसा लिखवा दिया। हा। चलो आगे बढ़ते हैं और मेरे प्यारे बच्चों को मैं तीसरा पॉइंट डिस्कस करवाता हूं। जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया था, थर्ड पॉइंट देखते हैं, दैट वेनेडियम हैव +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इन VF5। भाई वी ऑल नो कि वेनेडियम जब पेंटाफ्लोराइड फॉर्म में होता है तो उसके पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो क्या वेनेडियम किसी और हेलोजन के साथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता? नहीं, वो करता है। तो हम लिखेंगे वेनेडियम शोज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट with other halogens as well, with other halogens, but it is in its oxo acid form। वो अपने कौन से फॉर्म में होगा? ऑक्सो एसिड फॉर्म में होगा, यानी VOX3 इस फॉर्म में होगा। तो यहां पर 3 हेलोजन और एक ऑक्सीजन का -2 और 3 हेलोजेंस के -3, 3 × 5, यानी कि इस पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को बड़े आराम से मिल जाएगा। और ये VOX3 बनेंगे कैसे? ऑक्सो एसिड्स बनते कैसे हैं? ऑक्सो एसिड्स आर फॉर्म्ड, भाई इनको बनाना कैसे पड़ेगा? तो दे आर फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलाइड्स। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी के साथ रिएक्ट करके बनते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में VX4 है, या मान लो आपके पास में VX3 है, तो जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये VOX3 बन जाएगा। समझ रहे? लाइकवाइज इसकी कुछ रिएक्शन होगी तो ये आपको इस तरीके से फॉर्म करके देगा, यानी वाटर के साथ रिएक्ट करने पर आपको ये कंपाउंड बन के देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतना नोट कर लीजिए। नाउ फोर्थ पॉइंट, भाई ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। जो हमने जो टेबल बनाया था ना मेरे प्यारे लाडलो, उस समय हम लोग ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं, पर एक एक बार लिख लेते ताकि पॉइंट वाइज आपके पास भी अच्छे खासे और प्यारे प्यारे गुलगुल वाले नोट्स बन जाए। अगला पॉइंट गाइस होता है ऑल द 3D एलिमेंट्स, या मेटल्स भी बोल सकते हो भाई, मेटल्स ही होते हैं तो पर एलिमेंट्स लिख देना कोई बुराई नहीं है। सो ऑल द 3D एलिमेंट्स हैव अनस्टेबल fluorides in lower oxidation states, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, सीख चुके हैं। आपने देखा ही है कि +2 फॉर्म में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता। +2 फॉर्म में कोई फ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब यहां पर एक बात बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई कि कोई भी 3D एलिमेंट अगर होगा तो उसका फ्लोराइड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होगा, वो हमेशा काय में स्टेबल होता है। फ्लोराइड्स आर ओनली स्टेबल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सिर्फ आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल दिखाई देंगे, लोअर में दिखाई नहीं देंगे। पर यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक्सेप्शन है, दैट इज CuF2। यहां पर ये स्टेबल होता है, यहां पर कॉपर +2 फॉर्म में फ्लोराइड के साथ स्टेबल होता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि कॉपर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यही है, इसलिए ये इसमें स्टेबल होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन और है,
that CuI2 is not stable. हमने देखा था कि वो सारे मेटल 3D एलिमेंट्स जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं उनमें फ्लोराइड्स अनस्टेबल होता है, उनमें फ्लोराइड्स अनस्टेबल होता है, लेकिन आयोडाइड स्टेबल होता है। लेकिन यहां पर आयोडाइड अनस्टेबल है, कॉपर आयोडाइड इज नॉट स्टेबल, इट undergoes disproportion रिएक्शन, यानी इनका क्या हो जाता है, इसका डिसप्रपोर्शन हो जाता है। डिसप्रपोर्शन का मतलब मैं आपको सिखाता हूं, बहुत आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है। देखो इसको 2 मोल्स ऑफ CuI2 यहां पर डिसप्रपोर्शन रिएक्शन में चला जाता है और यह बन जाता है Cu2I2 और एक आयोडीन बाहर हो जाता है। तो यहां पर आप देखो आयोडीन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और कॉपर के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहां पर कॉपर के ऊपर +1 हो गया और ये आयोडीन के ऊपर 0 हो गया। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहां पर डिसप्रपोर्शन हो गया, यानी कि यहां पर आयोडीन ने खुद को क्या कर लिया, ऑक्सीडाइज कर लिया। यहां पर आयोडीन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहां पर ये डिसप्रपोर्शनेट हो गया, आयोडीन आयोडाइज होकर बाहर निकल गया और कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो था वो चेंज हो गया। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि अगर आपने Cu2I2 बनाया भी है तो वो अपने आप ही पड़े पड़े क्या हो जाएगा, डिसप्रपोर्शनेशन उसका हो जाएगा, ठीक है, और वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा। समझ में आ गई बात प्यारे बच्चों? तो ये इस बात का प्रूफ है, ये लेबोरेटरी लेवल पर चीज हो जाती है, ये हमें प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं दैट कॉपर आयोडाइड Cu2 इज नॉट स्टेबल। और यहां पर रीजन गाइस आप बताओगे, कॉपर के मुकाबले आयोडीन का साइज वे मच ग्रेटर होता है, तो वो वैसे भी स्टेबल नहीं होगा, तो वो टूट जाएगा। जरा इतना नोट करो फटाफट से प्यारे बच्चों, नोट कीजिए। अच्छा एक बात और एक काम करना है, इसको डिस्प्रपोर्शनेट बोलने की जगह ऑक्सीडेशन बोल लेना। एक्चुअली डिस्प्रपोर्शनेशन में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर, यानी आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन और आयोडीन का रिडक्शन होना चाहिए, बट यहां पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो इसको अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन मानेंगे। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और उसी का रिडक्शन भी हो जाए, यहां पर वो हो नहीं रहा है। चलो गाइस 5th पॉइंट देखते हैं। इन केस ऑफ कॉपर, प्यारे बच्चों, इन केस ऑफ कॉपर डाई पॉजिटिव कंपाउंड्स, in case of copper dye positive compound, they usually undergoes disproportionate reaction, disproportionation reaction। मतलब यहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में Cu डाई पॉजिटिव है तो यहां पर इनका डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा, एक Cu पॉजिटिव फॉर्म में चला जाएगा और एक Cu अपने नेटिव फॉर्म में चला जाएगा। तो यहां पर एक का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया, ठीक है। Cu डाई पॉजिटिव से Cu पॉजिटिव में चला गया और एक 0 पर चला गया। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी यहां पर इसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया, हमेशा बोल सकते हैं इसका क्या हो गया, डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, एक सेकेंड, यहां पर इसको डाई पॉजिटिव करेंगे तो इसका बढ़ जाएगा, +1 से +2 हो गया मतलब बढ़ गया, मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन, अब करेक्ट है। और +1 से इसका 0 हो गया, कम हो गया, मतलब इसका हो गया रिडक्शन। मतलब यहां पर क्या होगा, इन केस ऑफ Cu पॉजिटिव कंपाउंड्स, ऐसा लिखना चाहिए, इन केस ऑफ Cu पॉजिटिव कंपाउंड दे यूजुअली अंडरगोस डिस्प्रपोर्शनेशन, यानी ये आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाते हुए नजर आएंगे। क्या बात समझ में आ गई? मतलब आप इस तरीके की किसी भी टाइप की रिएक्शन करोगे, ठीक है, तो आपको ये अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। कब? जब ये अपने मोनो पॉजिटिव फॉर्म में होंगे। नाउ गाइस मैं आपको एक बात पहले भी समझा चुका हूं,
हमेशा ध्यान रखना Cu डाई पॉजिटिव इज मोर स्टेबल, एक ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है देन Cu पॉजिटिव के। Cu डाई पॉजिटिव Cu पॉजिटिव के मुकाबले ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि Cu डाई पॉजिटिव की हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती है। भाई साहब ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसके बारे में सीखने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि इसका जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है Cu डाई पॉजिटिव का, वो हाईली नेगेटिव होता है। वो क्या होता है? हाईली नेगेटिव होता है। तो हाईली नेगेटिव होने की वजह से इसकी ओवरऑल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो लेस पॉजिटिव हो जाता है और उस वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ाते वक्त Cu डाई पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव दोनों पढ़ाया था। ये पॉइंट वहां से निकल कर आया है। तो गाइज ये कुछ छोटे मोटे ट्रेंड्स हैं आपकी हैलाइड्स की स्टेबिलिटी के लिए। तो गाइज इस वीडियो में हम लोगों ने हैलाइड की स्टेबिलिटी के बारे में बात करी। अगले वीडियो में हम एक बड़ा सा वापस से टेबल बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि आपका ट्रांजिशनल मेटल कितने टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है, क्या होते हैं मिक्स ऑक्साइड्स, और फिर उसके अंदर भी हम लोग कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे। तो गाइज आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और इसके आगे की बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर वगैरह करो यार, क्या कर रहे हो। और ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी एंड मृत्युंजय पंड्या तीनों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन से नोट्स लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।